महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में आज का अपना पहला क्वेश्चन और आज का अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर छोटे उद्योगों की उत्पादकता, प्रौद्योगिकी और वित्त तक पहुंच को मजबूत करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस है उस पर जो राजस्थान सरकार है उसने जो छोटे उद्योग है उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और अगर उनके वित्त की कमी आ जाए, धन की कमी आ जाए तो उनको धन उपलब्ध करवाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, उनकी सहायता के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? रैंप, DG1, नेत्र या सारथी। DG1 के बारे में अपन को पता है ये वन विभाग का पोर्टल है और नेत्र के बारे में अपन को पता है ये अपने जो विभिन्न प्रकार की विमानास्त्र सेवा है उनकी नियंत्रण की एक प्रणाली है। नेत्र इसको भी हाल ही में लॉन्च किया गया था। रैंप, इसका जो अपना सही आंसर होगा वो होगा रैंप। क्या होगा? रैंप। इसका बैक टिप भी अपन ऐड कर लेते हैं ताकि अपने कोई दूसरा कलर चूज करने में ओके। हाँ अब ठीक है। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? रैंप पोर्टल लॉन्च किया गया छोटे उद्योगों की उत्पादकता, प्रौद्योगिकी और वित्त तक उनकी पहुंच को मजबूत करने के लिए। याद रखना, रैंप पोर्टल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान ने अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर रैंप का मतलब है राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस पोर्टल का आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया है। यह एमएसएमई मंत्रालय की विश्व बैंक के साथ में, किसके साथ में? विश्व बैंक समर्थित योजना है जो क्या करेगी? जो छोटे उद्योगों की उत्पादकता, प्रौद्योगिकी और वित्त तक पहुंच को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। रैंप पोर्टल के मुख्य आकर्षण बिंदु क्या है? तो यह उद्यमियों को सरकारी ऋण प्रदान करेगी, सब्सिडी प्रदान करेगी और अनुदान प्रदान करने में, अनुदान प्राप्त करने में आसानी देगी। मतलब रैंप पोर्टल के माध्यम से आप अगर ऋण प्राप्त करना चाहते हो, सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हो या अनुदान प्राप्त करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हो। और जो छोटे व्यवसायी है उनको तकनीकी सहायता प्रदान करना और उनके जो भी उत्पाद है या उनको अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना रैंप पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। इसको एमएसएमई दिवस पर राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। यह अपन ने पढ़ा DG1 पोर्टल वन विभाग के द्वारा, वन विभाग की जितनी भी सूचनाएं उनको एकीकृत एक मंच पर लाने के लिए। फिर एयर सुविधा 2.0 पोर्टल, यह हाल ही में नागरिक जो उड्डयन मंत्रालय है उसके द्वारा इस पोर्टल को शुभारंभ किया गया। जो विश्व स्तर पर एक इबोला वायरस है, इबोला वायरस वो फैल रहा है, तो उससे बचने के लिए, उससे बचाने के लिए जो भी विदेशों से भारत में नागरिक आते हैं विमान की सेवा करके उनकी चेकिंग के लिए, उनकी चेकिंग के लिए एक ये एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में कृषि विभाग के द्वारा फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम FSAS, फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के किन 2 जिलों से की गई है? एक सिस्टम नया शुरू हुआ है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी किसान के बेटे हैं उनके लिए उपयोगी है। आप अपने पापा तक इसकी सूचना पहुंचाना, लेकिन कब पहुंचाना? जब ये एकदम पूरी तरह से रेडी हो जाए तब। ये कौन सा एप्लीकेशन सिस्टम है? फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम। ये हाल ही में राजस्थान के 2 जिलों में लागू किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तहत। मतलब पूरे राजस्थान में लागू नहीं किया गया, अभी 2 जिलों में इसको चेक किया जा रहा है कि इसकी व्यवस्था कैसी है, क्या इसमें और कोई सुधार की जरूरत है, तो उसके बाद में पूरे राजस्थान में लागू किया जाएगा। ये किन 2 जिलों में लागू किया गया है? सिरोही राजसमंद, जयपुर भीलवाड़ा, नागौर बीकानेर या सिरोही उदयपुर। तो आपको बता दूं कि ये जो पोर्टल है ये सिरोही और राजसमंद, कौन से 2 जिलों में? अपने सिरोही और राजसमंद जिलों में पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है चेक करने के लिए। क्या? चेक करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। कौन सा पोर्टल है? ये पोर्टल है अपना फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम है, इसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा? इसमें जो किसान है वो जितनी भी उनको खाद प्राप्त करनी है वो ऑनलाइन
उसकी पहले ही बुकिंग करवाकर फिर आसानी से खाद प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य रूप से इसीलिए यह सिस्टम डेवलप किया गया है। और जानकारी देखें तो देख लीजिए, राजस्थान सरकार ने किसानों को उर्वरक वितरण की बेहतरीन और पारदर्शी सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब किसान अपने मोबाइल फोन से खाद की बुकिंग कर सकेंगे और उन्हें अनुदानित उर्वरक निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपलब्ध करवाया जाएगा। आसानी से उन्हें वो उर्वरक है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके लिए फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम की शुरुआत की गई है। फिलहाल इस नई व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजसमंद और सिरोही, कौन से 2 जिलों में, राजसमंद और सिरोही जिलों में लागू किया गया है। उसके बाद में पूरे राजस्थान में यह व्यवस्था लागू की जा सकती है। देखें, पीएम ई बस सेवा योजना, हाल ही में पीएम ई बस सेवा योजना के तहत राजस्थान के 2 जिलों जयपुर और भीलवाड़ा, जयपुर और भीलवाड़ा, कौन से 2 जिले, जयपुर और भीलवाड़ा को ई बसें प्रदान की गई। क्या बसें प्रदान की गई है? ई बसें प्रदान की गई। राजस्थान के 2 जिले हैं, इनको ई बसें प्रदान की जाएगी। इसके बाद में 3-4 जिले और हैं, द्वितीय चरण में उनको भी बसें प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ में एक याद और रखना, डबल डेकर पर्यटन बसें भी राजस्थान के 2-3 जिलों को प्रदान की गई है। डबल डेकर पर्यटन बसें 50 बसें थी। कितनी बसें थी? डबल डेकर पर्यटन की 50 बसें थी। तो जो राजस्थान के 3 पुर को प्रदान की गई, किसको प्रदान की गई? 3 पुर। 3 महत्वपूर्ण पुर कौन से हैं पर्यटन की दृष्टि से? किसकी दृष्टि से? पर्यटन की दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण पुर कौन से हैं? एक पुर है जयपुर, एक कौन सा पुर है? एक अपना पुर है जयपुर। कौन सा पुर है? एक है अपना जयपुर, एक याद रखना अपना उदयपुर। क्या रखना? उदयपुर। वो गणा ना उदयपुर मत जाइए रे, उदयपुर। और एक है अपना जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। कौन सा पुर है? जोधपुर। तो पर्यटन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण 3 पुर है वहां पर डबल डेकर पर्यटन के लिए 50 बसें भी प्रदान की गई है। साथ में पीएम ई बस सेवा योजना के तहत जयपुर और भीलवाड़ा को ई बसें, कौन सी बसें? ई बसें प्रदान की गई है। जानकारी याद रखना। फिर कुसुम योजना के तहत पहला एग्री पीवी प्लांट, जो कुसुम योजना है जिसके तहत क्या किया जाता है? जिसके तहत सोलर प्लांट, कैसे प्लांट लगाए जाते हैं? सोलर प्लांट लगाए जाते हैं। उसके तहत एक नया प्लांट लगाया जाने लगा है, एग्री पीवी प्लांट। कौन सा प्लांट है? एग्री पीवी प्लांट। अब ये क्या है? एग्री से याद रखना एग्रीकल्चर। पहले जो प्लांट लगाए जाते थे वो जमीन से मात्र और मात्र कितने फीट ऊंचे होते थे? वो जमीन से मात्र और मात्र 3 फीट ही ऊंचे होते थे। 2 या 3 फीट ऊंचे होते थे, जिससे नीचे आसानी से खेती नहीं की जा सकती थी। सिर्फ ककड़ी है या छोटी मोटी फसलें पैदा की जा सकती थी। लेकिन अभी जो कुंदनपुरा जयपुर है, कौन सा स्थान है? एक स्थान है कुंदनपुरा जयपुर। कौन सा स्थान है? याद रखना, कुंदनपुरा जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत एग्री पीवी प्लांट, राजस्थान का पहला एग्री पीवी प्लांट स्थापित किया गया है। इसमें जो सोलर प्लेट है उनकी ऊंचाई कितनी है? उनकी ऊंचाई 10 से लेकर 12 फीट है। मतलब जमीन से 6 फीट तो 6 फीट तो लगभग मनुष्य की हाइट होती है, 5-6 फीट, मेरे से दुगुना इतना ऊंची सोलर प्लेट लगाई गई है ताकि नीचे आसानी से ट्रैक्टर भी घूम सके और किसान आसानी से जो लंबाई वाली फसलें हैं वो भी पैदा कर सके। तो पहला एग्री पीवी प्लांट कहां लगाया गया? कुंदनपुरा जयपुर में लगाया गया। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जो खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाते हैं, तो खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे मंत्रालय ने राजस्थान के सीकर जिले में किस स्थान पर एक नया अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो सीकर में जो खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं उनके लिए एक नया रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, जो अपने खाटू श्याम जी से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। लगभग 11 किलोमीटर दूर है। वो कौन सा है? रिंगस, श्री माधोपुर, पलसाना या सुंदरपुरा? बताओ कौन सा स्टेशन है? तो उस स्टेशन का नाम है सुंदरपुरा। कहां पर? सुंदरपुरा में एक स्टेशन विकसित किया जा रहा है। सुंदरपुरा में एक स्टेशन विकसित किया जा रहा है जो खाटू श्याम जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? जो खाटू श्याम जी का मंदिर है, उस खाटू श्याम जी के मंदिर से कितने किलोमीटर दूर है? लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 11 किलोमीटर की दूरी पर है।
11 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री खाटू श्याम जी के मंदिर से सुंदरपुरा नाम का रेलवे स्टेशन जो विकसित किया जाएगा। रेलवे स्टेशन ने हाल ही में इसे बनाने के लिए मंजूरी प्रदान की है। क्या प्रदान की है? मंजूरी प्रदान की है। तो ये पढ़ लिया अपन ने। रेलवे मंत्रालय राजस्थान के सीकर जिले के सुंदरपुरा में। ये एक मैं आर्य के सहारे बाबा श्याम हमारे उनकी एक फोटो ले आया, दर्शन कर लीजिए सभी भक्तगण। अगला क्वेश्चन आज का अपना चौथा क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर बात करूं आज के अपना स्टार क्वेश्चन की तो पीछे चला गया। आज का अपना स्टार क्वेश्चन पीछे चला गया। ये आज का अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला। क्या स्टार वाला क्वेश्चन है कि कहां पर फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम की पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई? सिरोही और राजसमंद में। याद रख लेना, दिमाग में सेट कर लेना, प्रश्न पूछा जाएगा। ये प्रश्न आज का अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2026 का आयोजन 29 जून को कहां पर किया जाएगा? जो 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह है 2026 का, उसका आयोजन 29 जून को कहां पर किया जाएगा? वो कहते हैं ना, जननी जने तो एडो जन कह दाता कह शूर नी तो रही जे बांजनी मती घुमाई जे नूर। तो उसके तहत जो 30वां भामाशाह सम्मान समारोह है उसका आयोजन किया जाएगा 29 जून को। कब किया जाएगा? 29 जून को किया जाएगा। कहां पर? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या बीकानेर में? तो आपको बता दूं कि इसका जो आयोजन किया जाएगा भामाशाह सम्मान समारोह का, भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा जो 2026 का है। इसका आयोजन अपने कहां पर किया जाएगा? इसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा। इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा वो अपने कब किया जाएगा? 29 जून को। 29 जून मतलब कल किया जाएगा। जानकारी देख लीजिए। 2026 जयपुर में जो बिड़ला ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें कितने भामाशाहों को सम्मानित किया जाएगा? तो इसमें जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य निधि में से दान देने वाले 276 से अधिक भामाशाह, इनमें से 154 तो भामाशाह है, 99 प्रेरक हैं तथा 23 NRI दानदाता भी शामिल है। इन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 में शिक्षा के लिए 318 करोड़ रुपए प्रदान किए। कितने करोड़? 318 करोड़ रुपए प्रदान किए। मतलब जो शिक्षा में दान देता है वो ही असली में दान है, वो ही आगे जाकर फलता और फूलता है। तो 276 से अधिक भामाशाह है, जिसमें 154 भामाशाह, 99 प्रेरक तथा 23 NRI दानदाता भी शामिल है। इनको सम्मानित किया जाएगा जयपुर में। कब? 29 तारीख को। देखिए 29 जून को 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2026 का आयोजन जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में होगा। सम्मान समारोह आयोजित मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। 276 से अधिक भामाशाह प्रेरक एवं NRI दानदाता इसमें सम्मानित किए जाएंगे। याद रख लेना। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आज का अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दर्जा इसे दे देते हैं कि हाल ही में 27 जून को श्री अमित शाह के द्वारा देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी, एक नई टैक्सी सेवा शुरू की है भारत टैक्सी, जो सहकारिता आधारित है। मतलब सरकार इनको उपलब्ध करवा रही है और इसका जो टैक्सी का स्वामित्व होगा वो ड्राइवर के पास में होगा। बस ड्राइवर का दायित्व यह है कि जो भी सवारी टैक्सी के अंदर बैठे वो उनसे निश्चित किराया ले, ज्यादा किराए की वसूली ना करे। तो इस पर स्वामित्व किसका होगा? भारत टैक्सी पर स्वामित्व होगा वो स्वयं ड्राइवर का होगा। तो इसका शुभारंभ कहां से या किस राज्य से किया गया? 27 जून को श्री अमित शाह के द्वारा। जो श्री अमित शाह है उनके द्वारा गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या केरल, तो उनके द्वारा गुजरात से। कहां से? गुजरात से भारत टैक्सी, कौन सी टैक्सी? भारत टैक्सी सेवा है, उसका शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। भारत टैक्सी की शुरुआत गुजरात से की गई। इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। देखिए, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 27 जून 2026 को गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर से गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। सहकारिता आधारित कैसे? तो भारत टैक्सी
भारत की पहली ड्राइवर स्वामित्व वाली, क्या इसमें स्वामित्व टैक्सी पर अधिकार किसका होगा? ड्राइवर का होगा। और सरकार समर्थित राइड हेलिंग सेवा है, सरकार इसको समर्थित करेगी। और ये राइड हेलिंग एक सेवा है जो सहकारिता के सिद्धांतों पर काम करती है। सहकारिता मतलब ये दोनों मिलकर, सरकार तो टैक्सी उपलब्ध करवा रही है और ड्राइवर होगा, उस खुद का स्वामित्व होगा और वो इसको चलाकर अपनी आमदनी बढ़ाएगा। यह ओला और उबर जैसे पारंपरिक निजी एग्रीगेटर्स के विकल्प के रूप में कार्य करती है और चालकों से कोई कमीशन नहीं लेती है, जिससे ड्राइवरों को पूरी कमाई और यात्रियों को किफायती यात्रा का लाभ मिलता है। ड्राइवरों को तो पूरी कमाई मिलेगी और जो वो यात्री है उनको किफायती सेवा प्रदान की जाएगी। तो ये भारत टैक्सी है, इसकी शुरुआत कहां से की गई? गांधीनगर, गुजरात से की गई। ये लिखा है भारत टैक्सी, इस प्रकार की टैक्सी होगी। एक छोटा सा चित्र ले आया ताकि आप भी कभी अगर बड़े शहरों में जाओ तो वहां पर इसका आनंद उठा सको। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आज का अपना इसको दर्जा देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। भारत सरकार के नए हब एंड स्पोक मॉडल के तहत एयर इंडिया द्वारा शुरू की गई अंतरराष्ट्रीय विमानन सेवा को किस नाम से जाना जाता है? भारत सरकार का जो नया एक मॉडल है हब एंड स्पोक, उसके तहत जो एयर इंडिया है उसने वर्तमान में एक अंतरराष्ट्रीय विमानन सेवा शुरू की है। बताओ उसको किस नाम से जाना जाता है? विलेज टू वर्ल्ड, विलेज हब, इजी कनेक्ट उड़ान या माई उड़ान? बताइए उसको क्या नाम दिया जाता है, उस सेवा का क्या नाम है? विलेज टू वर्ल्ड, विलेज हब, इजी कनेक्ट उड़ान या माई उड़ान? इसमें क्या होता है मैं कह दूं, अगर कोई व्यक्ति माना कि वाराणसी का रहने वाला है, कहां रहने वाला है? वाराणसी का रहने वाला है और उसको कहां जाना है? उस व्यक्ति को वाराणसी से कहां जाना है? उस व्यक्ति को जाना है ऑस्ट्रेलिया। कहां जाना है? हालांकि अगर अच्छी तरह से नक्शा बनाते तो ऑस्ट्रेलिया यहां पर आता, लेकिन मैंने ऐसे ही बना दिया। वाराणसी से उसे ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वाराणसी से सीधी फ्लाइट तो ऑस्ट्रेलिया है नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं मिलेगी। कहां से मिलेगी? भारत के बड़े बड़े शहर है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, दिल्ली है, वहां से मिलेगी। अब माना कि वो व्यक्ति अपने घर से निकलकर वाराणसी जो एयरपोर्ट है वहां पर आता है, अपने पूरे सामान की चेकिंग करवा लेता है। अब उसके बाद में उसको ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट पकड़ने के लिए उसको कहां आना पड़ेगा? उसको दिल्ली आना पड़ेगा। कहां आना पड़ेगा? उसको दिल्ली आना पड़ेगा। कहां आना पड़ेगा? दिल्ली। अब वो जब अपने घर से वाराणसी एयरपोर्ट में दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ता है तो उसको वाराणसी एयरपोर्ट पर चेकिंग करवानी पड़ेगी कि नहीं करवानी पड़ेगी? अपने सामान की चेकिंग करवानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। तो वाराणसी एयरपोर्ट पर चेकिंग करवाएगा। उसके बाद में दिल्ली वाली फ्लाइट, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ेगा तो दिल्ली एयरपोर्ट पर और चेकिंग करवानी पड़ती, फिर उसके सामान को वापस एरोप्लेन में भरकर वापस वो ऑस्ट्रेलिया आता। अब इस प्रकार की बार बार अपना जो सामान है उसकी चेकिंग, अपना जो लगेज है उसकी चेकिंग करवानी पड़ती है। वाराणसी से चेक करवाया, वापस दिल्ली आएगा तब और चेक करवाना और फिर जाकर वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है। तो इस प्रकार की लंबी प्रक्रिया को बंद करने के लिए इनको एक बार ही यहां पर वाराणसी में इनकी चेकिंग की जाएगी, उसके बाद में बिना चेकिंग के दिल्ली एयरपोर्ट पे चला जाएगा और वहां से सीधी ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट पकड़ सकता है। तो इस प्रकार की जो हब एंड स्पोक मॉडल के तहत जो अंतरराष्ट्रीय विमानन सेवा शुरू की गई है उसका नाम है इजी कनेक्ट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जुड़ जाना। इस प्रकार जुड़ते हुए वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकता है। तो याद रखना इजी कनेक्ट उड़ान। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी बताऊं तो ये देखिए, इजी कनेक्ट उड़ान भारत सरकार के नए हब एंड स्पोक मॉडल के तहत एयर इंडिया द्वारा शुरू की गई एक क्रांतिकारी अंतरराष्ट्रीय विमानन सेवा है। इसका उद्देश्य छोटे शहरों के यात्रियों को दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय हब के जरिए दुनिया के कोने कोने से निर्बाध रूप से जोड़ना है। जो भी छोटे शहर हैं उनको दिल्ली से, मुंबई से, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से जोड़ना और वापस पूरे वर्ल्ड से जोड़ना। इसमें जैसे कि यात्री अपने शहर जैसे कि वाराणसी के हवाई अड्डे पर ही अंतिम अंतरराष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन, इमिग्रेशन और कस्टम्स की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जहां से वो अपने शहर से पहली हवाई यात्रा शुरू करते हैं वहां पर ही वो अपनी अंतिम चेकिंग जैसे कि चेक इन है, इमिग्रेशन है और जो कस्टम्स की प्रक्रिया है वो पूरी कर सकते हैं। बड़े हब उदाहरण के लिए दिल्ली पहुंचने पर यात्रियों को दोबारा इमिग्रेशन या कस्टम से नहीं गुजरना पड़ेगा, मतलब एक बार उन्होंने वो प्रक्रिया कर ली, दोबारा उनको उस प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। इस प्रकार की एक नई शुरुआत है
इजी कनेक्ट उड़ान। चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नागर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने 25 जून 2026 को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री, याद रखना इजी उड़ान की शुरुआत कहां से की गई, इजी कनेक्ट, इस उड़ान की या इस सेवा की शुरुआत की गई वो वाराणसी का जो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहां से। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत भारत की पहली इजी कनेक्ट उड़ान का शुभारंभ किया गया। कहां से किया गया, वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से। किसके द्वारा, नागर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू के द्वारा। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, बिग यानी बड़ी, कैट यानी बिल्लियां, जो बिग बिल्लियां हैं उनके अलायंस का जो है उसमें 27वां सदस्य देश कौन सा बना है। हाल ही में जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, उसका 27वां सदस्य देश कौन सा बना है, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तो ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, ये जो चार बड़ी बिल्लियां हैं, बिग कैट यानी कि बड़ी बिल्लियां, जिसमें मुख्य रूप से 7 बिल्लियां, कितनी बिल्लियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से 7 बिल्लियां सम्मिलित हैं, जिसमें अपने शेर है, बाघ है, फिर चीता है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, और इस प्रकार कुल 7 जो बड़ी बड़ी बिल्लियों की श्रेणी में आती हैं उनके संरक्षण के लिए एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया। वर्तमान में उसके धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 27 देश हो गए हैं। 27वां देश कौन है, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तो भारत ने तो इसकी शुरुआत की थी। इसका कार्यालय कहां पर है, इसका कार्यालय अपना नई दिल्ली में है। कहां पर है, इसका कार्यालय नई दिल्ली में है। तो इसका 27वां जो सदस्य देश बना है वो बांग्लादेश बना है। कौन सा बना है, बांग्लादेश IBCA का 27वां सदस्य देश बना है। इसके बारे में और जानकारी देख लीजिए। 27वां देश बन गया है। यह 24 जून 2026 को इस वैश्विक गठबंधन में शामिल हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, ये जो 7 बड़ी बड़ी बिल्लियां हैं इनका संरक्षण करना है। इसे लॉन्च कब किया गया IBCA, तो इसे अप्रैल 2023 में, कब, अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की जो 50वीं वर्षगांठ थी, प्रोजेक्ट टाइगर की जो 50वीं वर्षगांठ थी उस पर इसे लॉन्च किया गया। इसे लॉन्च कब किया गया, 2023 के अप्रैल में। इसका मुख्यालय कहां है, तो नई दिल्ली में भारत का जो अंतरराष्ट्रीय बड़ी बिल्ली गठबंधन IBCA का मुख्यालय है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया था। तो याद रखना इसका वर्तमान में 27वां सदस्य देश बांग्लादेश बना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये बड़ी बड़ी बिल्लियां, शायद आपको स्पष्ट फोटो चित्र नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहां पर जैगुआर है, प्यूमा है, लेपर्ड है, लोयन है, टाइगर है, चीता और यहां पर स्नो लेपर्ड है। ये प्रमुख रूप से 7 बड़ी बिल्लियां हैं। अगला क्वेश्चन आज का अपना 8वां क्वेश्चन, आज का अपना 8वां क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, उसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय साइबर वित्तीय धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट जैसे घोटालों के खिलाफ चलाया गया राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है। हाल ही में जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है उसने अभियान तो काफी पहले चला दिया था, वर्तमान में उसका 6 पार्ट, वर्तमान में इसका जो 6ठा भाग है, जो 6ठा पार्ट है, 6 पार्ट, उसको लॉन्च किया है, उसकी शुरुआत की है। तो इसीलिए मैंने प्रश्न पूछ लिया कि हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अंतरराष्ट्रीय साइबर वित्तीय धोखाधड़ी और जो डिजिटल अरेस्ट जैसे घोटाले हैं उनके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया सॉरी, उसका नाम क्या है, ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन अरेस्ट, ऑपरेशन इंडिया या ऑपरेशन समूह। तो बताओ, इसका जो नाम रखा गया था वो ऑपरेशन चक्र रखा गया था। क्या नाम रखा गया था, ऑपरेशन चक्र नाम रखा गया था। जो वित्तीय धोखाधड़ी होती है, अपने साथ साइबर फ्रॉड होता है, उसके से संबंधित जो अभियान है वो ऑपरेशन चक्र है। हाल ही में इसका जो 6ठा भाग है उसके शुभारंभ किया गया, या इसका 6ठे चरण की शुभारंभ की गई है। देखिए, ऑपरेशन चक्र केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अंतरराष्ट्रीय साइबर वित्तीय धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट जैसे घोटालों के खिलाफ चलाया गया एक व्यापक राष्ट्रीय व्यापी अभियान है। इस श्रृंखला के तहत कई चरण, जिसमें ऑपरेशन चक्र 5 और वर्तमान में चक्र 6
आदि देश भर के साइबर अपराधियों, फर्जी कॉल सेंटरों और अवैध बैंक खातों को इसमें निशाना बनाया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। वर्तमान में इसका कौन सा चक्र है? ऑपरेशन चक्र 6 है। अगला क्वेश्चन, आज का अपना नवा क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, कि हाल ही में नई दिल्ली में राजस्थान के नए प्रमुख आवासीय आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? नई दिल्ली में राजस्थान के नए प्रमुख आवासीय आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। आपको बताना है कि कौन नियुक्त किए गए हैं। ज्योति धारीवाल, सचिन जाट, रोहित कुमार या मोहित कुमार। दोनों एक ही नाम है, रोहित और मोहित, लेकिन अपन को याद रखना है कि जो नई दिल्ली में राजस्थान के नए प्रमुख आवासीय आयुक्त नियुक्त किए गए हैं वो रोहित कुमार किए गए हैं। कौन किए गए हैं? अपने जो रोहित कुमार हैं उनको नई दिल्ली में राजस्थान के नए प्रमुख आवासीय आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। थोड़ी बहुत इनके बारे में जानकारी, इनका फोटो देखना है तो देख लीजिए। ये है अपने रोहित कुमार, इन्हें ही नई दिल्ली में राजस्थान के नए आवासीय आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्हें जून 2026 में इस पद पर नियुक्त किया गया है। उनका कार्यालय कहां होगा? तो जो बीकानेर हाउस है, पांड्रा रोड, नई दिल्ली है, वहां पर इनका कार्यकाल होगा। ये 1997 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है। अगला क्वेश्चन, आज का अपना 10वां क्वेश्चन खेल प्रेमियों के लिए, कि हाल ही में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन को किस देश की संसद के द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में जो अपने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है उनके जो अध्यक्ष है हर्षवर्धन, उनको किसी निम्न में से जो 4 देश है उनमें से किसी एक की संसद के द्वारा उनका एक पुरस्कार है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड, उससे सम्मानित किया गया। आप बताइए कि कौन से देश द्वारा सम्मानित किया गया? फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्राजील या ऑस्ट्रेलिया? तो मैं आपको बता दूं कि जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके, उसके द्वारा हर्षवर्धन को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्होंने क्रिकेट को आगे बढ़ाने में काफी सराहनीय काम किया, इसीलिए उनको ये अवार्ड प्रदान किया गया। देख लीजिए, ये अपने अवार्ड प्रदान किया जा रहा है हर्षवर्धन को। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीसीए के अध्यक्ष हर्षवर्धन को यूके सरकार के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने और क्रिकेट के विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। आप एक बार जरूर कमेंट करना कि इन 10 क्वेश्चनों में से आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा लग रहा है, और आपको क्लास पसंद आई कि नहीं आई उसके बारे में भी कमेंट कीजिए, और अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अपने YouTube चैनल शब्दवाणी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।